नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की एक डेफिनेशन का एक टॉपिक है कि प्रशासनिक विधि की परिभाषा क्या है, और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, और ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। प्रशासनिक विधि को परिभाषित कीजिए, प्रशासनिक विधि के विकास के क्या कारण हैं। और इसके बाद 2, 3, 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये 2014, 15 और 16 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और इसमें बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं से कहीं तक कोई अंतर नहीं है। प्रशासनिक विधि के बारे में पूछा गया है, उसकी प्रकृति और क्षेत्र पूछा गया है, और बहुत ज़्यादा पूछा गया है तो उसके विकास के कारण पूछे गए हैं। आज हम बात करेंगे प्रशासनिक विधि के बारे में कि प्रशासनिक विधि का तात्पर्य क्या है। प्रशासनिक विधि को प्रशासकीय विधि या प्रशासी विधि भी कहा जाता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। प्रशासकीय विधि का तात्पर्य, प्रशासकीय विधि को विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, परंतु उनमें से कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जो स्पष्ट रूप से ये बता सके कि प्रशासनिक विधि का दायरा क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। कुछ भी हो, हमने कुछ प्रशासकीय विधि की कुछ परिभाषाएँ नीचे लिख रखी हैं। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे, सर आइवर जेनिंग्स की परिभाषा है। सर आइवर जेनिंग्स ने इस परिभाषा के बारे में कहा है कि प्रशासकीय विधि प्रशासन से संबंधित विधि है और यह प्रशासकीय प्राधिकारियों के संगठन, शक्तियों एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करती है। परिभाषा को ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। प्रशासकीय विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। यह प्रशासकीय प्राधिकारियों के संगठन, शक्तियों एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करती है। अगर हम इस परिभाषा को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इसमें बताया गया है कि प्रशासनिक प्राधिकारी जो होते हैं उनके संगठन की बात को प्रशासनिक विधि में दर्शाया गया है। उनकी शक्तियाँ, जो शक्तियों कौन सी शक्तियों का वो प्रयोग करेंगे, उन शक्तियों के बारे में दिया गया है, और उनके कर्तव्य क्या होंगे जो प्रशासनिक प्राधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनका संगठन किया जाएगा प्रशासनिक विधि के द्वारा। अब इस परिभाषा की कुछ आलोचनाएं हैं। इसमें है, सबसे पहली आलोचना है कि यह प्रशासकीय विधि एवं संवैधानिक विधि में कोई अंतर नहीं करती है। तो इस आलोचना को समझने के लिए हमें परिभाषा को दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि प्रशासकीय विधि प्रशासन से संबंधित विधि है, तो ये इसमें अंतर क्यों नहीं कर रही है, ये बता दूं दोस्तों कि संवैधानिक विधि की जो परिभाषा है वो बिल्कुल प्रशासनिक विधि की परिभाषा की तरह ही है कि संवैधानिक विधि संविधान से संबंधित विधि है और इसमें संवैधानिक प्राधिकारियों के संगठन, शक्तियों एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित करती है। तो पहली आलोचना बिल्कुल सही है कि यह प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि के बीच में कोई अंतर नहीं कर रही है। दूसरी आलोचना है कि यह प्रशासनिक विधि के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले नियंत्रणात्मक पहलू को छोड़ देती है। तो हम बात करेंगे कि नियंत्रणात्मक पहलू को कैसे छोड़ रही है। अगर हम परिभाषा को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें 3 चीज़ों का उल्लेख किया गया है, संगठन, शक्तियों एवं कर्तव्यों। तो संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों से मतलब है कि इसमें संगठन के बारे में बता दिया, शक्तियों के बारे में बता दिया और कर्तव्यों के बारे में बता दिया, लेकिन इसमें उन पर जो नियंत्रण रखा जाएगा प्रशासनिक अधिकारियों पर, उस नियंत्रण के बारे में, नियंत्रणात्मक पहलू के बारे में कोई बात नहीं की है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। और दूसरी परिभाषा है ग्रिफिथ और स्ट्रीट के अनुसार प्रशासनिक विधि की परिभाषा। प्रशासनिक विधि का तात्पर्य है तथा इसमें सम्मिलित है। ग्रिफिथ और स्ट्रीट ने कहा है कि प्रशासकीय प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली शक्तियों के प्रकार प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आते हैं। उन शक्तियों की सीमाएं क्या होंगी, ये सब प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आता है, और उन शक्तियों के ऊपर नियंत्रण क्या होगा, यह सब भी प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इस परिभाषा की भी आलोचना है कि ग्रिफिथ और स्ट्रीट की परिभाषा प्रशासनिक विधि के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले संरचनात्मक पहलू को नज़रअंदाज कर देती है। अभी आपने पहली परिभाषा पढ़ी है तो इसमें संगठन, शक्तियों, कर्तव्यों का उल्लेख तो है, लेकिन प्रशासनिक प्राधिकारियों पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। और अगर इस परिभाषा को पढ़ते हैं तो इसमें 3 चीज़ों का वर्णन किया गया है। प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले शक्तियों का वर्णन किया गया है, उन शक्तियों की सीमाएं क्या होंगी इस बात का वर्णन किया गया है, और उन शक्तियों के ऊपर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा इस बात का वर्णन किया गया है। लेकिन ग्रिफिथ और स्ट्रीट ने ये नहीं बताया कि प्रशासनिक प्राधिकारियों की संरचना या उनकी संगठन कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, ये परिभाषा की आलोचना बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगले विधि शास्त्री हैं स्वार्ज। तो स्वार्ज का कहना है कि प्रशासकीय विधि प्रशासन को नियंत्रित करने वाली विधि है, न कि प्रशासन द्वारा उत्पन्न विधि। तो साफ साफ कहते हैं कि जो प्रशासनिक विधि है वो प्रशासन को नियंत्रित करती है, न कि प्रशासन द्वारा उत्पन्न होती है। इनकी भी आलोचना की गई है कि स्वार्ज भी प्रशासन विधि के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले संगठनात्मक पहलू को ध्यान में
नहीं रखते हैं। उन्होंने ये तो बता दिया कि प्रशासनिक विधि प्रशासन को नियंत्रित करती है, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रशासनिक प्राधिकारियों का संगठन कैसे किया जाता है, और ये नहीं बताया कि प्रशासनिक प्राधिकारियों का संगठन प्रशासनिक विधि के द्वारा ही किया जाता है। अगली परिभाषा सी के टकवानी जी के अनुसार आ जाती है कि प्रशासनिक विधि संविधान की वह शाखा है जो प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों और उनके द्वारा प्रयोग किए गए कर्तव्यों के पालन करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे प्राधिकारियों के किसी कार्य से व्यथित पक्षकार व्यक्ति को प्राप्त उपचारों पर विचार करती है। इस परिभाषा ने कहीं तक प्रशासनिक विधि को अपने आप में समेटने की कोशिश की है, लेकिन यह भी एक पूर्ण परिभाषा नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि विभिन्न लेखकों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जो इसको पूरी तरह से परिभाषित कर सके। तो उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक समझ में आया होगा कि प्रशासनिक विधि क्या है, और इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगले एक वीडियो में बात करेंगे कि प्रशासनिक विधि का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मैं सचिन शर्मा, और बस सुनने के लिए धन्यवाद।